नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गरवा यस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो श्रृंखला में मॉनेटरी पॉलिसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसमें पीटी की भी कई समितियां बनी, तो समितियों की कार्य प्रणाली क्या थी, सजेशन क्या थे, वो चीज़ें पूछ ली जाती है। इस फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, वो चीज़ें मैं पहले बता देता हूँ। पहले ये हो गया वित्तीय, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये क्या होता है, तो इसके अंदर पहले पढ़ना क्या क्या है, क्या है, क्यों लाया गया, लाभ किसको हुआ, इसमें क्या परिवर्तन किया गया, समितियां कौन थी, निष्कर्ष। ये सारे डायमेंशन इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो पहली चीज जानते हैं कि वित्तीय समावेशन है, इसका थोड़े से ना इतिहास समझ लेंगे ना, इतिहास समझ लेंगे तो पूरी घटना समझ में आ जाएगी कि वित्तीय समावेशन क्या होता है। ये आज की परिस्थिति नहीं है, वो पौराणिक काल में, मतलब प्राचीन काल, मध्यकाल में भी होता है। वित्तीय समावेशन का मतलब कि जनता के बीच एक ऐसी अवधारणा व्याप्त करना जिससे लोग अपना पैसा संचित करके रखें, एक लंबे समय के लिए किसी चीज के लिए रखें। तो आधुनिक दृश्य में पैसा संचित करने का एक ही चीज है कि वो बैंक में पैसा जाए, और बैंक में पैसा रखने के मूल कारण ये होगा कि बैंक में खाता हो, लोगों का बैंक में खाता हो, उनके पास बैंक नजदीक हो, ब्याज दर टाइम से मिल जाए, किसी प्रकार की खतरा न हो, सुविधा अनेक तरीके से लेन देन किया जा सके, लेन देन किया जा सके। इन सारी चीजों को समावेशित करके समाज में उत्कृष्ट चीजें लाने के लिए जिस प्रोसेस को अपनाया गया, उसी को कहते हैं वित्तीय समावेशन। इसके अंतर्गत, या एक लाइन में कहें कि अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़कर बैंकिंग सुविधा प्रदान करना ही वित्तीय समावेशन का मूल उद्देश्य है। भारत में वित्तीय समावेशन शब्द को पहली बार जो लाया गया था, उसका था HR खान समिति के, HR खान समिति के आधार पे लाया गया था। अब ये सन नहीं पूछता है कि क्यों लाया गया था, कब लाया गया था। HR खान समिति के आधार पे लाया गया था। क्यों लाया गया था, इसका कारण ये था कि जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था, बैंकिंग से जुड़े कम लोग थे, ग्रामीण क्षेत्र अधिक थे, और ग्रामीणों को बैंकिंग मुख्य धारा में लाना, जैसे टैक्स रिफॉर्म से लेकर हर चीज अवेयर हो, तो इसको दूर करने की, समस्या को दूर करने के लिए इस HR खान समिति के आधार पे फाइनेंशियल इंक्लूजन को लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये मैंने बता दिया। इसके काम, जैसे इसमें दो चीजें और है कि ग्रामीण क्षेत्र को, ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सिस्टम को पहुंचाया जाए, वहाँ के लोगों को खाता प्रदान किया जाए, वो अपना पैसा ले जाके जमा करे। वह होता ये था कि
पहले के समय में लोग करते क्या थे कि पैसा को या तो जमीन में गाड़ के रख देंगे या इस तरीके की चीजें करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक समय के बाद खराब हो जाता था। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आजादी के बाद बहुत बड़ा कदम उठाया गया, इसके लिए कि आम व्यक्ति तक ये सुविधा पहुंच जाए। 1969 में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी के लिए किया गया। 1980 में 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। इसी के बाद ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि इसी के साथ हुआ ये कि ग्रामीण क्षेत्रों को एग्रीकल्चर सेक्टर के कृषि क्षेत्र की चीज़ों को विकास करने के लिए क्या प्रावधान किया जाए। तो लाया ये गया था कि 1975 में आरआरबी की स्थापना की गई। मैं आरआरबी की पूरी डिटेल्स पीछे वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि आरआरबी किस तरीके से काम की गई। यही दौर चल रहा था आरआरबी का हुआ। उसके बाद नाबार्ड की स्थापना, आज नाबार्ड डिटेल से पढ़ाऊंगा, नाबार्ड की डिटेल से पढ़ाऊंगा कि नाबार्ड की स्थापना की गई। किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया। ये सारी चीजें थी कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा गया। इसके लिए व्यक्ति को बैंक खुलवाने के लिए नॉर्मल दिया गया, 0 पेमेंट पे आप बैंक खुलवा लो, खाता खुलवा लो, या कुछ नहीं है तो आधार कार्ड लेके आओ, आधार कार्ड से अपना खाता खुलवा लो। इसमें किसी भी प्रकार की एक आइडेंटिटी पता चल जाए, लोगों के पास एक पहचान पता चल जाए। तो मॉडर्न टाइम में जब 2014 में 2014 में एनडीए की सरकार आई तो जैम योजना इसी के तर्ज पे लाई थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए ही जैम करंट से इस टॉपिक को मैं जोड़ देता हूँ कि आप लोगों के लिए कैसे लिखना है। तो 2014 में जैम योजना आई, जनधन आधार मोबाइल योजना। उस दौरान में आप लोगों को याद होगा कि बहुत से लोग फ्री में खाता खुलवा रहे थे, तो बड़ी बड़ी लाइनें लगी रहती थी आधार खोलो खाता खुलवाने का। एक एक व्यक्ति 2-2 3-3 बैंकों में खुलवाया खाता। एक एक व्यक्ति 2-2 3-3 बैंकों में खुलवाए, वो सही है। इससे होगा क्या कि यदि ये आधार से लिंक हो जाएगा तो एक व्यक्ति विशेष के बारे में पता चल जाएगा, फ्रॉडगिरी कम होगी, उसको जो लेन देन की सुविधा बढ़ेगी, उससे आसानी होगी। तो क्यों लाया गया था ये समझ में आएगा। आवश्यकता क्या थी, इसको लाने की आवश्यकता क्या थी, फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता पड़ने का पहला कारण है कि बैंकिंग सिस्टम से आदमी जुड़ जाए तो डायरेक्ट जो खाता में आपको पैसा मिल जाएगा, खाता में पैसा आ जाएगा, प्राप्त हो जाता है। इससे होगा क्या कि जो बीच में नेता बिचौलिया वर ब्यूरोक्रेट्स खाते थे वो खत्म हो जाता था। इससे पहले एग्जाम्पल के तौर में यदि हमने समझाना चाहूँ तो पहले था कि मनरेगा में काम करने वाले को मजदूरी ग्राम के प्रधान की तरफ से मिलती थी। तो सरकार यदि 300 रुपया अलॉट करती थी मजदूरी, तो प्रधान और वो मिलकर 100 रुपया मिलता था एक मजदूर को, मतलब बीच में 200 रुपया फ्री में खा गया। तो इस समस्या आज ये है कि जैम से जुड़ जाने के आधार पे डायरेक्ट सरकार करती क्या है कि 300 रुपया उस व्यक्ति के खाते में डाल देती है। तो फायदा हुआ कि ये जो बीच का भ्रष्टाचार था वो खत्म हो गया। तो इससे क्या होगा कि उस जो मजदूर को 100 रुपया मिल रहा था, अब उसको 300 रुपया मिलेगा, तो उससे अधिक उसका लाभ मिलेगा। सरकार के कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा। तीसरा, पॉलिटिकल हस्तक्षेप कम होगा।
पॉलिटिकल हस्तक्षेप कम होगा। तो ये आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इन सारी चीजों को दूर किया जाए। जितने प्रकार के भ्रष्टाचार थे बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड, उसको दूर किया जाए और सबकी एक आइडेंटिटी लाया जाए, एक पहचान लिया जाए। मान लीजिए कि आपका किसी बैंक में खाता है, यदि सभी लोगों को खाता खुल जाए तो ये तो पता चल जाएगा ना कि हमारे देश में कितने लोग हैं, उनकी कार्य करने की शैली क्या है। उनका यहाँ से आधार मिल गया, आधार मिल गया, उनकी पहचान भी मिल गई। उनकी पहचान मिलने से उनकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो किसी प्रकार के आ गए साइबर सिक्योरिटी से कुछ भी फ्रॉडगिरी होता है तो डायरेक्ट यहाँ से पता चल जाएगा। इसके लिए 2010 के बाद किया क्या गया था, इसके साथ साथ कुछ और है जिससे और सुविधा मिल जाएगी। जैसे सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी, सामाजिक सुरक्षा बढ़ जाएगी, लोगों की एक पहचान मिल जाएगी। उसके बाद जो बैंकिंग सिस्टम में आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुधर जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का जो कनेक्टिविटी है, का जो गैप है वो खत्म हो जाएगा, ये सभी लोगों को हो। इसके लिए 2010 के बाद केरल सरकार ने एक अच्छी पहल किया था कि प्रत्येक रविवार को अपने क्षेत्र में, जिले में, वह लोग गाँव में जाती थी, वहाँ के लोगों से जुड़कर खाता खुलवाती थी जीरो पेमेंट पे। तो धीरे धीरे करते करते भारत का वो पहला राज्य है केरल जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति का एक खाता है। ये जान के आश्चर्य भी होगा कि इतने दिनों के बाद भी इस लक्ष्य को पूरा करने में केरल राज्य ही सफल हुआ, जहाँ पे सभी लोगों को, हर परिवार को एक खाता प्रदान है। नहीं तो अभी इस लक्ष्य को कोई राज्य पूरा नहीं किया है। हाँ, ये बात सही है कि समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने बहुत से कम कदम उठाए। नाबार्ड हो गया, आरआरबी हो गया, ये सब पेमेंट बैंक, फाइनेंशियल बैंक, ये सारी चीज़ें तो उठाई। इसके साथ साथ उसका एनबीएफसी कंपनी, मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बताया हूँ कि एनबीएफसी कंपनी कैसे कार्य करती है, क्यों आवश्यकता पड़ी, एनबीएफसी कंपनियों को लाया गया। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ा दूंगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का सहायता लिया गया, घर घर जाके लोगों को बैंकिंग सुविधाओं प्रदान करने के लिए खाता खुलवाया गया। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये तो इस इतनी चीजें लिखा जा सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है यदि यूपीएससी मेंस का, कि वर्तमान परिदृश्य में बैंकिंग, लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, आप सुझाव दीजिए, किस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। तो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के सारी चीज़ों को यदि समेट के सही तरीके से लिखें तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बन जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ संस्थाएं भी गठित की गई कि किस तरीके से किया गया। तो मैंने बताया था कि 1975 में आरआरबी आई, 1982 में नाबार्ड, नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। नाबार्ड का पहले तो ये फुल फॉर्म क्या होता है ये लिख लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको 1982 में लाया गया शिवरामन कमेटी के आधार पे, शिवरमन समिति के आधार पे इसे लाया गया था। शिवरमन समिति के आधार पर 1982 में नाबार्ड को लाया गया था। नाबार्ड का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यही चीजें जरूरी होती है। उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना, एग्रीकल्चर सुविधा,
एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म करना, क्योंकि हमारे आज भी देश में करीबन 50% आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। यदि हम इसको मुख्य धारा में ला ले, एग्रीकल्चर सेक्टर को मुख्य धारा में ला ले, तो हमारा जीडीपी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आज भी इसमें तमाम प्रकार की बेरोजगारी है। इसके साथ पुराने चीज़ों का, खाद बीज, हर चीज़ का यूज किया जाता है। ये बात सही है कि हरित ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हम इतने आत्मनिर्भर है कि खाद्यान्न की कमी नहीं होती है। हम हर साल निर्यात ही करते हैं, एक्सपोर्ट ही करते हैं, लेकिन आज भी उसकी तर्ज पे आवश्यकता है, उसमें और से नई नई जो बीजें हैं उसको लाया जाए, उसे सुधार किया जाए। तो इसके लिए नाबार्ड बैंक बनाया गया था, जिसमें जो सरकार की और राज्यों का हस्तक्षेप जो होता है 50-50% होता है। यानी पैसा देने का कार्य 50% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। यही चीज़ें पूछता है, यही से क्वेश्चन में पिट जाता है। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 50% स्टेट गवर्नमेंट करेगी। उसके बाद जो पैसा दे के कार्य किया जाएगा वो बढ़ता रहेगा। यह एक एनबीएफसी कंपनी के रूप में काम करता है। ये सारी एनबीएफसी कंपनी के रूप में काम करता है। ये लाइनें ही उठा के पूछता है कि यह किस रूप, या एनबीएफसी कंपनी के रूप में कार्य नहीं करता है। तो माइनर अंतर होता है, ये लाइन याद रखने की बहुत ज़रूरत होती है। इसमें किसानों को ऋण देने की सुविधा है, ऋण देने की सुविधा मिल जाती है, ऋण देने की सुविधा मिल जाती है। इसका जो मुख्यालय है वो हेडक्वार्टर है मुंबई में है तथा क्षेत्रीय रीजनल हेडक्वार्टर कहें तो हर राज्य की राजधानी में कार्य करता है। तथा ये एक डेवलपमेंट बैंक के रूप में काम करता है। ये लाइनें जोड़ लीजिएगा, डेवलपमेंट बैंक के रूप में काम करता है। ये लाइनें ही पीटी के क्वेश्चन बनाती है। इसी को जोड़ दिया जाए तो मेंस का काम हो जाता है। लेकिन जब बनाया गया था 1982 में, तो उस समय 50% सेंट्रल गवर्नमेंट की और 50% राज्य की हिस्सेदारी थी। लेकिन वर्तमान समय में इसमें अब 100% 100% हिस्सेदारी जो है दारी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई है। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना पैसा ही नहीं है कि लगाए, तो इसलिए इसको बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, मैंने ये बताया कि इसका उद्देश्य क्या था, कब बना था, किस समिति के आधार पे बना था, इसका हेडक्वार्टर क्या है, ये कैसे कार्य करती है, किसानों को ऋण देने का काम करती है, ये क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकती है, लोन दे सकती है, लोन की ये सारी पद्धति के बाद ही नाबार्ड काम करता है। इसमें उसके बाद कुछ दिन के बाद 1998 में इसके रिफॉर्म लाने के लिए एक और कमेटी बनी थी 1998 में। वित्तीय नाबार्ड से जैसे सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए लोन ले सकते हैं, बिजनेस वगैरह के लिए लोन नहीं, कि केवल और केवल एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म के लिए ही होता है, जिसमें आपको मत्स्य पालन से लेकर फिश, जो फॉरेस्टिंग से लेकर ये सारी चीज़ें जो प्राइमरी सेक्टर की चीज़ें हैं उसके रिफॉर्म के लिए ही है। हाँ हाँ, सारी चीज़ें, मतलब छोटे लेवल जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी सब्जेक्ट आती है उसके रिफॉर्म के लिए ये बात चल रही थी। अब इसी चीज़ को विकास करने के लिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर से विकास करके दूसरा आए तो कृषि ऋण आसानी से मिल सके, तो उसके लिए 1998 में एक कमेटी बैठी थी, किसानों को आराम से सूझे, आर.वी. गुप्ता समिति। 1998 में आर.वी. गुप्ता समिति
ने किसानों को एक कार्ड देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड देने की बात की गई थी। तो किसान इसमें पीटी के क्वेश्चन ये बन जाता है, कब आई थी इसके माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, आवश्यकता क्यों थी? आवश्यकता इसलिए थी कि जो बैंकिंग सिस्टम में बार बार आने जाने की समस्या थी लोन लेने देने में, वो समस्या को दूर करके आसानी से वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन तुरंत मिल सके, किसी प्रकार के पॉलिटिकल हस्तक्षेप ना हो, धोखाधड़ी ना हो, इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लगाया था। हाँ, इस चीज़ को और बता देते हैं, इसको जारी करने का काम भी नाबार्ड ही करता है। इसको जारी करने का काम भी नाबार्ड ही करता है। नाबार्ड के द्वारा ही किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता था। पहले खाता के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। जैसे मान लीजिए, इस चीज़ को समझाने का सबसे अच्छा ये तरीका होगा कि पहले हमको पैसा निकालना होता था तो हम बैंक जाते थे, लाइन में लगते थे, लाइन में के पर्ची लेते थे, पर्ची कटवा के पैसा लेते थे। आज डेबिट कार्ड हो गया है और क्रेडिट कार्ड, तो आसानी से बिना लाइन में लगे एटीएम से पैसा आराम से निकाल लेते हैं। अब बैंक जाके इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा ना, 12 बजे रात को भी हम निकाल सकते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए 1998 आरबी गुप्ता समिति आई थी, जिसके अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड आया था, जो इस चीज को दूर करने का काम करती है। इसमें एक प्रकार से मौलिक खाता दिया जाता है। मौलिक खाता का मतलब ये होता है मौलिक खाता का मतलब ये होता है कि जीरो बैलेंस पे खाता खुलवाया जाए। जीरो बैलेंस पे खाता खुलवाया जाए, उसमें 50,000 से अधिक एक बार में राशि आप जमा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड से करना था। इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा एनबीएफसी कंपनी के रूप में कार्य किया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों को, शहरी क्षेत्रों को, जिसके पास खाता नहीं है उससे जोड़ा जाए। इसके लिए और भी कमेटी बनी थी। जैसे एनबीएफसी कंपनियां तो कार्य कर ही रही थी। बाद में 2008 में 1998 के बाद 2008 में 2008 का कार्यकाल बैंकिंग सेक्टर और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए सब क्राइसिस कहा जाता है, सब इकोनॉमिकल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विश्व में एक बार आर्थिक मंदी का दौर देखा गया था, जिसमें विश्व के सारे देश प्रभावित हुए थे। तो उस समय भी हमारा भी देश का विकास रेट बहुत अच्छा था। 2008 में जीडीपी 6 पॉइंट के आसपास थी, विकास अच्छा चल रहा था। तो पूरे विश्व ने सराहना किया था कि इस दौर में जब पूरी दुनिया तबाह है, फिर भी हमारा देश भारत ने अच्छा डेवलपमेंट किया है। तो उस दौर में फाइनेंशियल आराम से एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन मिल सके, बैंकों में ज़्यादा से ज़्यादा लोन जुड़ सके, इसके लिए मनमोहन सिंह की सरकार थी, रघुराम राजन सर की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी, जिसमें सुझाव दिया कि किस तरीके से आर्थिक सुधार किया जाए। तो 2008 में जो किसान क्रेडिट मुद्रा योजना के आधार पे जो रिफॉर्म लाने की बात की गई थी, वो रघुराम राजन समिति 2008 में आई थी। ये मुद्रा योजना के माध्यम से आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाए, उनकी जो ड्यूरेशन हो वो थोड़ा बढ़ाई जाए, उन्हें ऋण की जो ड्यूरेशन हो उसे अधिक बढ़ाया जाए, उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम किया जाए। ये रघुराम राजन सर की रिपोर्ट थी। ये चल ही रही थी कि 2013 में एक और समिति बनी।
इस रिफॉर्म को दूर करने के लिए, जिसे नचिकेता मूर समिति कहते हैं। नचिकेता मूर समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नचिकेता मूर समिति, क्योंकि बहुत चीज ये बदल के दिए थे नचिकेता मूर। नचिकेता मूर समिति 2013 में 2013 में बनी थी। इसका सुझाव था कि इससे नहीं होगा, इन सब करने से फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल रिफॉर्म नहीं होगा। उसके लिए इन्होंने कहा कि 2 प्रकार के बैंक बनाइए। ये 2 प्रकार बैंक बनाने का, पेमेंट बैंक यहीं से आया था। पेमेंट बैंक कैसे काम करता है सारी डिटेल में बताऊंगा आगे। और दूसरा स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। ये 2 बैंक बनाने का सुझाव नचिकेता मूर समिति ने दिया था। 2013 में बनाई गई थी, रिपोर्ट आई थी 2014 में। रिपोर्ट जो आई थी, रिपोर्ट आई थी 2014 में। इसमें ये था कि भारत की आधी आबादी, लगभग 50% आबादी, 50% आबादी के पास बैंक खाता नहीं था। तो बैंकिंग खाता नहीं था, इसी के आधार पे जैम योजना लागू की गई थी। ये बात याद रखिएगा, जैम इसी के बाद आई थी। ठीक है, 50% लोगों के पास आधार नहीं था, तो ये कही थी कि 12 महीने के भीतर कम से कम जितने भी 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको बैंक खाता खुलवा के उन्हें आधार के माध्यम से एक अकाउंट प्रदान कर दिया जाए। उन्हें एटीएम डेबिट का 500 रुपया जमा करके डेबिट कार्ड देने की भी बात चली थी। तो ये नचिकेता मूर समिति की ही सुझाव थी, जिसमें आरबीआई पूरी देख रेख करती थी। इसकी आवश्यकता ये थी कि 15 मिनट में, कम समय में, पता चलता था कि पहले खाता खुलवाने में लंबा समय लग जाता था। इसका उद्देश्य ये था कि 15 मिनट में एक व्यक्ति का खाता खुल जाए। इसके साथ साथ कम से कम 3 किलोमीटर के अंतर्गत कोई बैंकिंग सेक्टर, बैंक हो या एनबीएफसी कंपनी हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लोगों को खाता खुलवाने के लिए सुविधा प्रोवाइड किया जाए। ये सारी सुविधाओं देने का जो सुझाव था नचिकेता मूर समिति का था, जिससे क्या हो कि जो बैंकिंग सेक्टर में लोगों को अधिक से अधिक एक बार जुड़ा हो जाए। जब जुड़ेगा तो रिफॉर्म स्वाभाविक आएगा। इन सबको रेगुलेट करने का काम आरबीआई करती है। पेमेंट बैंक हो चाहे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हो, इन दोनों बैंकों को रेगुलेट करने का काम, गाइडलाइन जारी करने का काम आरबीआई करती है। तो इस दोनों से क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीएससी में। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक पे भी क्वेश्चन आ चुका है पीटी में, और पेमेंट बैंक पे काम आ चुका है। तो पेमेंट बैंक कैसे कार्य करती है ये चीज़ें मैं बता दूं। पेमेंट बैंक खोलने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें जानना जरूरी होता है। पेमेंट बैंक खोलने के लिए पहली कंडीशन 100 करोड़ की संपत्ति हो, न्यूनतम पूंजी हो। स्टार्टिंग में जो व्यक्ति खोल रहा है उसका करीबन 40% हिस्सेदारी, 5 वर्ष, स्टार्टिंग के 5 वर्ष। दूसरी का टर्म्स एंड कंडीशन है स्टार्टिंग के 5 वर्ष, 40% उसकी हिस्सेदारी हो। आगे 15 वर्षों में वो चाहे तो अपनी हिस्सेदारी 28% तक ला सकता है। अब ये 40% हिस्सेदारी 28% हिस्सेदारी को कम कर सकता है। हाँ, इसकी और तीसरी कंडीशन है
कि इसकी 25% जो बैंक शाखाएं हों ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जाए। 25% जो खाताएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा सकते। ये जमा राशि को प्राप्त कर सकता है, इसके साथ 1 लाख रुपए से ज़्यादा धनराशि प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसकी कोई भी व्यक्ति, चौथी कंडीशन है कि इसमें 1 लाख से अधिक की संपत्ति नहीं प्राप्त की जा सकती है। यह डेबिट कार्ड तो जारी कर सकता है, यह डेबिट कार्ड जारी कर सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है। तो इसकी पहली कंडीशन, क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकता है, डेबिट कार्ड जारी कर सकता है। ये पेमेंट बैंक की कुछ खासियत होती है। हाँ, और बैंकों की तहत पे इनको एसएलआर और सीआरआर क्या होता है, मैं आगे वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। सीआरआर मेंटेन करना आवश्यक हो जाता है। जितने भी पेमेंट बैंक होंगे वो एसएलआर सीआरआर को मेंटेन करेंगे ही करेंगे। ये आरबीआई के सख्त गाइडलाइन है। इसके साथ वाणिज्य बैंकों के साथ काम करेंगे, म्यूचुअल फंड के रूप में म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी ये काम कर सकते हैं। तो ये पेमेंट बैंक की जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, एग्जाम्पल के रूप में यदि समझाए ना, इसका सबसे अच्छा तरीका है पेटीएम समझ लीजिए, फोन पे समझ लीजिए, सब लोग यूज करता है। तो धड़ेल से ही समय हो रहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक कैसे काम करता है। तो आगे का दूसरा जो आता है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसे काम करता है?